सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर स्वागत है। आज की क्लास आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे तुरंत जुड़ जाएं, क्योंकि अभी तक आप कुमार्ग पर चल रहे थे। आज के क्लास से आपको लगेगा कि आप न सिर्फ सुमार्ग पे चल रहे हैं बल्कि आपको एक उचित सन्मार्ग भी मिल रहा है। निबंध लेखन जो कि एक बहुत ही डरावना भी है बहुत लोगों के लिए और बहुत लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो आज निबंध लेखन पे हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। आज आपके सारे सवालों पर, सारी शंकाओं पर और सारी उत्सुकता पर विराम लगने वाला है। इस एक क्लास से आपको इतनी ज्यादा संतुष्टि मिलने वाली है कि आज के बाद निबंध से संबंधित किसी भी समस्या पर आप किसी से बात ही नहीं करेंगे, अर्थात इतनी अच्छी तरीके से समझने वाले हैं आज की क्लास को कि फिर आपके सारे आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपका जो प्रश्न था उन सारे प्रश्नों का जवाब इसी एक वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो चुका है। ऐसे में आप कहीं भी भटकने वाले नहीं हैं और इस क्लास के बाद आप निबंध लेखन में एकदम निपुण हो जाएंगे, एकदम मस्त हो जाएंगे। इस क्लास को पढ़ के एक बार आइए, जुड़िए, उसके बाद देखिए, फिर मजा नहीं आए तो पैसा वापस। हालांकि मैंने पैसा नहीं लिया है, अभी तो फिलहाल फ्री में ही कर रहा हूँ, नया चैनल है। हालांकि बहुत से लोग पैसा ले लेकर के आपको भटका रहे हैं, डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे तो सिर्फ भौकाल बनाते वीडियो बना देते हैं, क्या करना है कैसे करना है। एक भी ऐसा बंदा मुझे नहीं मिला जो एक संयमित, संतुलित और प्रभावकारी निबंध लिख करके आपके सामने प्रस्तुत किया हो कि हाँ एक निबंध मैं लिख के दे रहा हूं, आप इसी तरीके से अन्य निबंध को लिखने की कोशिश करिए। या कौन सा स्रोत होना चाहिए जो अच्छा निबंध एक लिखने के लिए आपके लिए कारगर हो सकता है, इस पर कोई चर्चा नहीं, क्योंकि सभी अपनी किताब प्रमोट कर रहे हैं, सभी अपनी चीजें प्रमोट कर रहे हैं और कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा रहे हैं, आप भटक रहे हैं। आज आपको हकीकत से रूबरू होने का मौका मिलेगा। परिचय लेखन लिखने का तरीका, क्या निबंध में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसा निबंध लिखना चाहिए, किस प्रकार के निबंध को अटेंड करना चाहिए, टॉपिक कौन सा चयन करना चाहिए, उन सभी के बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज के क्लास में। सिर्फ आपको निबंध का तरीका मैं बताने वाला नहीं हूं, लिख के दिखाऊंगा, निबंध लिख के दिखाऊंगा। एक प्रभावशाली निबंध, अंकदायी निबंध कैसे लिखते हैं, इन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। निबंध लेखन के तरीके से शुरुआत करते हैं। आपके जितने प्रश्न मन में उठते हैं, आप इधर उधर भटकते हैं लेकिन संतोषजनक उत्तर आपको कहीं से नहीं मिल पाता है, उन सभी का जवाब मैं आज देने वाला हूं। दिल थाम करके और पूरा समय निकाल करके बैठिए। कहीं भी ट्रेन नहीं पकड़ना है, एग्जाम देना है तो एग्जाम देने के लिए मेहनत करना होगा और समय भी आपको निकालना पड़ेगा। तो बात करते हैं निबंध लेखन की। तो निबंध है क्या? सबसे बड़ी बड़ी सवाल यही है कि निबंध है क्या। तो निबंध साहित्य की एक विधा है और साहित्य में निबंध की दो शैली प्रचलित है, एक है गद्य और दूसरा है पद्य। जब निबंध का प्रारंभ हुआ था प्राचीन काल में तो इसकी शुरुआत पद्य शैली में ही हुई थी। वर्तमान या आधुनिक दौर में जो निबंध लिखा जाता है वह पद्य शैली में लिखा जाता है। पद्य यानी जो हिंदी में आप आराम से पढ़ लेते हैं, उसी शैली में निबंध लिखा जाता है, जिस शैली में हमने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया है देवनागरी लिपि में। निबंध का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो दो अर्थ हम समझ सकते हैं। एक, निबंध को तोड़ देंगे तो नी धन बंद हो जाएगा। तो नी के मतलब, नी का मतलब आपको पता है, एक सकारात्मक नी का भी मतलब होता है, एक नकारात्मक का भी होता है। तो जैसे निडर, निडर मतलब जिसे डर ना लगे, बिल्कुल निडर, निडर बेधड़क रहे। निहत्था जो बिना किसी हथियार का हो, निहत्था हो, खाली हाथ हो, तो यहाँ पे सकारात्मक नी है। निकृष्ट, निकम्मा, यहाँ पे नकारात्मक सेंस निकल के आ रहा है। उसी तरह अगर नी को यहां से तुलना करें, जो नी का अर्थ है जो बिना किसी बंधन का हो, अर्थात मुक्त अवस्था में हो। बंध का मतलब बंधन। वहीं अगर निबंध को न तोड़ें, एक साथ पढ़ें
जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी है, यदि टुकड़ों में न तोड़ा जाए, तो निबंध का तात्पर्य होता है जो अच्छी तरह से बंधा हुआ हो, अर्थात जब हम निरंतर किसी तरह से बंद होकर या बंधे होकर एक श्रृंखला में प्रवाहित होते हुए जल की तरह आगे बढ़ते लिखते चले जाते हैं, उसी को निबंध कहा जाता है। निबंध में निरंतरता और प्रवाह, निरंतर बने रहना बहुत जरूरी है। इसमें व्यवधान या रुकावट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एक निरंतर स्वच्छ बहते जल की तरह प्रवाह बने रहना चाहिए। निबंध का एक पैरा दूसरे पैरे से बंधा होना चाहिए। ऐसा न हो कि एकदम छिटका हुआ दिखाई दे, जैसे कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा वाला हाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा लगे कि हाँ, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। निबंध बिल्कुल उसी तरह होना चाहिए जैसे एक मोती का माला गुंथा होता है एक ही धागे में, जो शब्द, भाव, विचार, अभिव्यक्त इत्यादि से सुसज्जित होना चाहिए। कौन होना चाहिए सुसज्जित? निबंध होना चाहिए, सुसज्जित होना चाहिए। किससे? शब्दों से, भावों से, विचारों से, अभिव्यक्ति से, इन सब से सुसज्जित होना चाहिए। साथ ही निबंध में मानक और प्रमाणिक शब्दों की, वाक्यांशों की, वर्तनी की, कहावत की, इन सब का प्रयोग होना चाहिए। अस्तरहीन शब्दों का यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। निबंध की रूपरेखा सुस्पष्ट, सुनियोजित एवं आकर्षण बनाए रखना निबंध की अनिवार्य शर्त है। सटीक संरचना, विषय वस्तु पर केंद्रित रहना ही एक अच्छे निबंध और अच्छे अंक मिलने की क्या है? कुंजी है। यही कारण है कि निबंध के प्रश्न पत्र में संघ लोक सेवा आयोग, जब आईएएस का आप पेपर देने जाते हैं, उसका पेपर पाते हैं, तो वहां पे एक दिशा निर्देश निबंध के पेपर में विस्तृत रूप में अच्छे ढंग से एकदम क्लियर लिखा रहता है कि उम्मीदवारों से निबंध के विषय के आसपास रहने, अपने विचारों को क्रम में व्यवस्थित रखने और संक्षिप्त रूप में लिखने की प्रत्याशा की जाती है। प्रभावी तथा सही अभिव्यक्ति को महत्व दिया जाएगा। कौन कह रहा है? सबसे बड़ी संस्था संघ लोक सेवा आयोग देश की, ये स्वयं ये बात कहती है जो हमने ऊपर कहा है। क्या कहा है? फिर से पीछे जाकर के अच्छे से देखिए शांतिपूर्वक। मैंने पहले ही कहा है, बिल्कुल शांति से देखना है, बहुत अच्छे से, शांत मन से, फ्रेश मन से। तो स्वयं लोक सेवा आयोग भी ऐसी राय देता है, संघ लोक सेवा आयोग। अब बात करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में निबंध आखिर पूछने की जरूरत क्या है भाई? अरे प्रश्न उत्तर पूछने से काम नहीं चल रहा था, निबंध पूछ देते हैं, इतना बड़ा बड़ा लिखते लिखते हाथ दर्द होने लगता है। तो उसके पीछे कारण है। जब आप किसी प्रशासनिक पद पर पहुंचते हैं, तब बहुत सारी जिम्मेदारी और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है या पड़ सकता है। ऐसे में निबंध के माध्यम से आपसे क्या क्या अपेक्षा की जाती है? अपेक्षा की जाती है कि आपकी किसी विषय के प्रति समझ क्या है, गहराई क्या है, उस विषय के गुण दोषों को के प्रति आपकी समझ कितनी विकसित है, तर्क, प्रसंग, विश्लेषण, मानसिक योग्यता या मनोवैज्ञानिक समझ, दृष्टिकोण, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि को समझने के आपके अंदर क्या है, कितनी निपुणता है, इन सब चीजों को समझने का, हैंडल करने का, कैसे हैंडल करोगे आप, कोई ऐसी समस्याएं आ जाएंगी, इन सब चीजों को समझने के लिए विस्तृत रूप से आपसे निबंध पूछा जाता है। आपके भाव, विचार, अभिव्यक्ति, सारी चीजों को देखा जाता है। निबंध के किसी टॉपिक के माध्यम से आपका किसी विषय को समझने या एनालाइज करने की मानसिक योग्यता या मनोवैज्ञानिक समझ देखा जाता है। ठीक है। निबंध के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? पहला तो देखिए प्रस्तावना या भूमिका, इसी को भूमिका कहते हैं। फिर आता है मुख्य भाग यानी निबंध का विस्तार। उसके बाद लास्ट में आता है निष्कर्ष या उपसंहार। और ध्यान ये रखना, जैसे आपसे महिला सशक्तिकरण का पूछ रहा है निबंध, तो महिला सशक्तिकरण पर कई तरह के आ जाते हैं। कभी कभी सीधा सीधा महिला सशक्तिकरण टॉपिक आ जाएगा, महिला हिंसा पर आ जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बाढ़ की अगर समस्या पूछ रहा है तो केवल समस्या पर चर्चा करिए, उसके बाद नहीं पूरा एकदम प्रबंधन वगैरह सब कुछ करने लगेंगे, कारण निवारण सब कुछ, तो आपका निबंध बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो पूछे आपका उसी का उत्तर देना। बाढ़ प्रबंधन की बात करें तो प्रबंधन से संबंधित ही आपको 70% निबंध लिखना है। कारण निवारण पूछे, जैसा निबंध वैसा आपका
उत्तर होना चाहिए। प्रस्तावना की जहां तक बात है, चूंकि प्रस्तावना या भूमिका ही प्रथम प्रभाव कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर के ऊपर प्रभाव डालती है, अर्थात प्रस्तावना एक प्रवेश द्वार की तरह होता है और प्रवेश द्वार जितना भव्य, सुंदर और आकर्षित रहेगा उतना अच्छा प्रभाव भी पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जब हम लोग किसी शादी के मंडप में या कहीं भी जाते हैं, शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तो गेट वगैरह देखते हैं, अरे यार कितनी खूबसूरत, कितना खूबसूरत गेट बनाया है, किसने बनाया है। इस तरह का वाक्य मेरे मुंह से फूटता है या मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ जानने के लिए कि कौन सा टेंट है, बड़ा सुंदर सजाया है, कितना पैसा लगा है। ये सब चीजें हम लोग देखते हैं। साधारण रहता है तो हाँ अच्छा ठीक है, गेट है, कोई बात नहीं, चलो गेट तो रहेगा ही, शादी हो रहा है तो कौन सी बड़ी बात है, चल दोगे आप, ठीक है। तो भूमिका बहुत ही खूबसूरत होनी चाहिए, प्रभाव, प्रथम प्रभाव वहीं से पड़ जाना चाहिए ताकि एग्जामिनर वहीं पे मस्त हो जाए कि वाह क्या शुरुआत है, तो आगे भी मजेदार होगा। फर्स्ट इंप्रेशन जो लास्ट इंप्रेशन होता है, आप सभी को पता है। अतः भूमिका संक्षिप्त, आकर्षण एवं सुलिखित होनी चाहिए। निबंध का मूल विषय तथा उसका महत्व समाहित होना चाहिए भूमिका में ही। इसे इस तरह से प्रारंभ करना चाहिए कि इसमें संपूर्णता को आत्मसात करने वाला आकर्षण हो तथा निबंध की रूपरेखा को भी स्पष्ट रहना चाहिए। मुख्य भाग में की बात करें तो मुख्य भाग को विषय की मांग के अनुरूप विभिन्न भागों में या अनुच्छेदों में बांट लेना चाहिए, व्यवस्थित कर लेना चाहिए। इन विभिन्न भागों में निबंध के मूल विचारों, तर्कों, प्रतितर्कों, कारण, प्रभाव, प्रयास, समाधान, सुझाव इत्यादि का विस्तार करना होता है। तीसरा नंबर है निष्कर्ष। निष्कर्ष इस प्रकार होना चाहिए कि प्रस्तावना और निष्कर्ष का मेल हो जाए, यानी टैली हो जाए, अर्थात निबंध में दिए गए तर्कों का सार तत्व मूल विषय को समाहित करते हुए प्रस्तुत करें। निष्कर्ष और प्रस्ताव में जुड़ाव या तालमेल स्थापित करने के लिए हमें कोई ऐसा वाक्य, क्लू, कीवर्ड, कथन आदि को पहचानना होगा ताकि प्रस्तावना में विषय जहां से शुरू हुई उसी को संपूर्णता देते हुए समाप्त हो जाए। निष्कर्ष कभी भी नकारात्मक नहीं होना चाहिए, हमेशा सकारात्मक और आशावादी होना चाहिए, क्योंकि अंत भला तो सब भला। ऐसा नहीं है यहां पे बुराई करते हुए आप एंड करें सरकार की या किसी योजना की। कुछ ये पेज ऊपर का इधर आ गया है, कोई बात नहीं, चलिए अगला जो हेडिंग है विवादित निबंध या मुद्दे। बहुत से लोग कहते हैं कि इन मुद्दों पे नहीं लिखना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। मान लो आपके पास विकल्प ही ना रहे, आपको कोई निबंध आ ही नहीं रहा उसके अलावा, तब आप कैसे छोड़ सकते हो? लिख के तो आना होगा। 3 निबंध अगर आपसे मांगा जा रहा है कि 3 निबंध हमको लिख के दिखी दीजिए, तो आप 2 ही लिख करके छोड़ देंगे तो आप तो फेल हो जाएंगे। निबंध तो सब करना है। और दूसरी बात, जो राय देते हैं कि कुछ ऐसे निबंध परीक्षा में पूछे जाते हैं जिसे नहीं लिखना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आरक्षण। आरक्षण विवादित मुद्दा होता है। इसमें एक आरक्षण समर्थक गुट है, दूसरा आरक्षण विरोधी है। उसी तरह जाति व्यवस्था है, महिला आरक्षण है, कोई पुरुष समर्थक है, कोई महिला समर्थक है। तो इन सब चीजों पे लोग कहते हैं बच के रहना चाहिए। लेकिन जब आप प्रशासन में होंगे तो कैसे भागेंगे? भागने से तो काम चलेगा नहीं। वहां ऐसा कोई अगर मैटर आ जाए तब आप क्या करेंगे? ये तो कह नहीं सकते, ये कह के बच ही नहीं सकते कि ये केस मेरे बस का नहीं है, मैं इसको हैंडल नहीं करूंगा, मैं नहीं अटेंड करूंगा। वहां तो आपके पास ऐसा कोई विकल्प ही नहीं होता, अनिवार्य होता है करना। कहने का तात्पर्य, ऐसी स्थिति में निबंध के माध्यम से यही जानने का प्रयास होता है कि आप किसी विषय के प्रति कैसे संतुलन स्थापित करते हैं या आपका संतुलित दृष्टिकोण क्या रहता है। वहीं दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए जो सरकार की मुख्य धारा के साथ कहीं भी विरोधाभासी या अप्रासंगिक न हो। निबंध लिखने में हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह सरकार, समाज आदि के प्रति विद्रोही या विवादित न हो, विरोधाभासी नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए बात? अब जैसे कोई योजना है, आतंकवाद पर निबंध लिखना है, तो आप ये नहीं लिखोगे कि नहीं आतंकवाद
तो बहुत खराब है ही, खराब तो खैर होता ही है। आतंकवाद तो बहुत बढ़ गया है, भारत में इतनी ज्यादा बढ़ गया है, सरकार रोक ही नहीं पा रहा है। अब तो लगता है ऐसा कि सरकार कुछ कर ही नहीं सकती है, अब हमको इसी में जीना मरना है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना पड़ता है। ठीक है, उसी प्रकार आरक्षण की बात करें, नहीं आरक्षण बहुत बुरी चीज है, हमें तो ये अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, पर्सनल आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि आप वहां पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो हैं गुट, विरोधी भी हैं, समर्थक भी हैं। एक के नजर में अच्छा है तो आपकी नजर में बुरा है। और सरकार जब योजना कोई बनाई है, इनको सोच समझ के बनाई है, तो वहां पे आप उसकी बुराई नहीं कर सकते हैं। एक संतुलित दृष्टिकोण आपको लेकर चलना पड़ेगा, पक्ष विपक्ष दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अच्छा अच्छा ही कहते चले जाओ, बुरा न कहो। बुरा भी कहो, लेकिन कितना कहना है, क्या क्या कहना है, इस पर भी ध्यान रखना, अपनी शब्दावली पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। निबंध लेखन में कुछ बातों का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखा जाता है। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अक्सर लोग बोलते हैं विराम चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप निबंध लिखते हैं या कुछ भी लिखिए, विराम चिन्ह तो हमेशा प्रयोग ही करना चाहिए। कुल विराम चिन्ह पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 20 है, लेकिन ये 20 मैंने लिख दिया है, ये आबलिक आबलिक करके मैंने 20 लिख दिया है विराम चिन्ह। आप खुद सोच लो इनमें से कितना आप इस्तेमाल करते हो। मुश्किल से 5, 6, 7, इससे ज्यादा कोई इस्तेमाल ही नहीं करता है। तो विराम चिन्हों का उचित अनुचित जगह इस्तेमाल करना सीखिए। दूसरे नंबर पे आते हैं लिप की। लिप देवनागरी लिप में लिखना है। अंग्रेजी, अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं कोई निबंध, तो अंग्रेजी में कोई शब्द लिखना हो, जैसे यूपी, तो यूपी आप इंग्लिश में ऐसे ना लिख करके हिंदी में ऐसे लिखेंगे। उसी तरह पब्लिक शब्द लिखना है तो पब्लिक अंग्रेजी में ना लिख करके आप इसी को देवनागरी लिप में लिखेंगे। वर्तनी शुद्धि बेहद जरूरी है, सामान्य से लेकर विशिष्ट वर्तनी शुद्ध पर भी ध्यान रखना होगा। सम्राट जैसे है, तो सम्राट आप लिख रहे हैं तो ध्यान रखिए सम्राट में जिसमें हलंत हलंत लगा होता है वो शुद्ध होता है। लिप भी देखिए दो प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये वाला लिप गलत है। लिप कौन सा शुद्ध है, यही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी तरह पांचवा देखिए 3 प्रकार से है। एक में यहाँ पे पा के ऊपर अनुस्वार दिख रहा है, यहाँ पे पा के ऊपर भी अनुस्वार है, वा के ऊपर भी अनुस्वार है। ये दोनों ही गलत हैं मेरे बच्चे। सही कौन सा है, 5वां, जिसमें दोनों तरफ चंद्रबिंदी है। ठीक है। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द भी पाए जाते हैं जिनके दोनों रूप सही होते हैं, लेकिन शर्त एक ही है। जैसे त्रुटि, 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 दश, दस, भूमि, भूमि, श्रेणी, श्रेणी, कर्ता, कर्ता। तो देख रहे हैं दोनों रूप शुद्ध है। लेकिन जब आप किसी निबंध को लिख रहे हैं, अगर मान लीजिए उसमें आपको भूमि शब्द लिखना है, तो अगर भूमि आपने ये वाला लिख लिया जो सर्वाधिक प्रचलित है, तो निबंध में हर जगह पूरे निबंध में यही भूमि लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं पे ये वाला लिख दिया और कहीं पे ये वाला लिख दिया, नहीं, एक यूज करिए। अब बात करते हैं कुछ पॉइंट में चीजें अगर लिखना हो तो आप क्या करेंगे। कोई 1 नंबर डालेगा, 2 नंबर डालना ठीक है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, कोई मनाही नहीं है। लेकिन एक ऐसे भी लिखा जाता है, तो ये वाला सही रहेगा कि स्टार बना के सही रहेगा, फिर या ऐसे बिंदी बना करके शुरू कर दें बड़ा सा, या फिर जो है ऐसे तीर बना देते हैं, फिर तीर ऐसे बना देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि क ख लिखें कि ABCD लिखें, ये सब विवाद भी रहता है। तो देखो ऐसा है, नंबरिंग भी डाल सकते हो, ये भी डाल सकते हो, क भी लिख सकते हो। इंग्लिश से बचिए थोड़ा सा, हिंदी में अगर लिख रहे हैं तो इंग्लिश में लिख रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है। लेकिन क्या है, इससे संख्या एक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगर आप ऐसे बिंदी बिंदी बना करके या स्टार बना लीजिए या तीर बना लीजिए, इसमें क्या होता है, लंबा दिखता भी है आपका, भरा काफी भी दिखता है, और संख्या भी अगर कम है आपके पास पॉइंट, तो वो भी ध्यान नहीं जाता है। ना एग्जाम के पास इतना टाइम रहता है गिनती करे कितने लाइन आपने लिखा है, क्या क्या लिखा है। तो ज्यादातर बेहतर चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे स्टार कर लीजिए, चाहे इस तरह करके करिए तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। शब्द सीमा, देखिए भाई, समीक्षा अधिकारी में 600 नंबर का आता है निबंध लिखने के लिए, PCS में 700 का आता है, वहीं IAS वगैरह में लगभग 1000 का पूछा जाता है। तो शब्द सीमा 600 से कम नहीं लिखना है आपको। 600 अगर कह रहा है
तो 650 के आसपास लिखिए, न कि 600 से नीचे। उसी तरह 700 में कह रहा है तो 700 के ऊपर ही रहिए, नीचे न रहिए, अर्थात 10% ज्यादा ही लिखिए, कम नहीं। ठीक है। 1 घंटा एक निबंध के लिए मिलता है, अर्थात 3 घंटे में आपको 3 निबंध लिखना होता है और प्रत्येक निबंध के लिए आपको 1-1 घंटे मिलता है। अगर आप सही संतुलन स्थापित करेंगे तो 50 मिनट में एक बेहतरीन निबंध, चाहे 600 या 700 में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो 5-5 मिनट को बांट करके आप और कुछ वर्क इसका कर सकते हैं, जैसे शॉर्ट नोट्स बना लिया पीछे के पेज में कि इस पैराग्राफ में लिख रहा है, 5 मिनट इसके लिए कर लिया। लास्ट में 5 मिनट भैया चेक कर लो कि हेडिंग तो डालना नहीं होता है, ऊपर का पॉइंट जो हाईलाइट किए हो, मुख्य चीजें हैं, अंडरलाइन करना हो उसको कर लो, कहीं गलती कुछ हो गई हो उसको सुधार लो, इन सब चीजों के लिए भी आप रख सकते हो। कॉपी तो आपका देखिए ऐसे ही मिलता है आयोग में, लाइन खींचा होता है, इधर स्पेस रहता है, इधर स्पेस रहता है, तो इधर तो आपको कुछ लिखना नहीं होता है, इन्हीं दोनों लाइन के बीच में आपको लिखना है। एक लाइन में राइटिंग आपकी बड़ी है, छोटी है, किसी का बारीक रहता है, कोई घना लिखता है, कोई वीडर लिखता है, लंबे लंबे में लिखता है, किसी को बड़े शब्द रहते हैं, किसी छोटे छोटे, तो मान के चलो 7-8, 8-9 ऐसे ही शब्द एक लाइन में आते हैं। तो लगभग कुल मिलाकर के 8 अगर शब्द आ रहे हैं, 9 और 10 लाइन लिख रहे हो तो 72, 80, 81 ओवरऑल कुल 100 शब्द लगभग एक पेज में आते हैं, मान के चलो। इस प्रकार से आपको आरओ के लिए 6 से 7 पेज मिलता है। ठीक है, यहाँ नीचे लिखे ही है 6 से 7 पेज आरओ के लिए मिलता है, पर्याप्त पेज है। आप चाहे जैसे लिखिए, आराम से आपका आ जाएगा। उसी तरह पीसीएस के लिए मिलता है। ठीक है। और शब्दों की गिनती की बात है, 8-9 शब्द एक लाइन में आए तो ऐसे गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन मान लीजिए आ रहा है, तो 9-10 में 90 हो गया, लगभग मोटा मोटा 100 शब्द हो गया आपका। और ध्यान रखिएगा, गिनती में शब्दों में बहुत से लोगों को यही नहीं पता है क्या क्या गिना जाता है, तो इसमें ध्यान रखिए क का की है, हो, तथा, या सब कुछ गिना जाता है। ठीक है, उसका टेंशन मत लीजिए। का की चाहे हो, चाहे के हो, द्वारा हो, पर हो, में हो, हर एक चीज गिना जाता है सब कुछ, तोता, सब कुछ गिना जाता है शब्दों में। ठीक है। चलिए, हाईलाइट की बात जहां तक है, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो जरूर उसको अंडरलाइन कर दीजिए, ब्लैक पेन से कर दीजिए। ठीक है, हाईलाइट का मतलब यही है, अंडरलाइन का भी मतलब। हाईलाइटर लेके आपको पीला पीला नहीं करना है, नीला नीला नहीं करना है। अंडरलाइन का मतलब ही हाईलाइट हो गया। जब आप अंडरलाइन कर दोगे हाईलाइट हो जाएगा। हेडिंग की जहां तक बात है, जो आपका मुद्दा है, जो टॉपिक है, उसको तो आपने हेडिंग ऊपर डाल दिया। ठीक है, लेकिन पैरा पैरा आपको हेडिंग नहीं डालना चाहिए, परंपरा में नहीं है, कोई नियम कानून इस विषय में नहीं है, लेकिन यही होता है कि निबंध में हेडिंग नहीं डाला जाता है। ऊपर आपने टॉपिक का नाम लिख दिया और नीचे से स्टार्ट कर दिया पैरा चेंज करते करते। आप 10-12 पैरा अपना कर लीजिए अपने शब्दों के हिसाब से, और 10-12 एक पैरा में मान लो 70 से 80 शब्द आप लिख रहे हो, उसी तरह बांट लो 10 पैरा, तो आप देखो 7 × 10 700 शब्द आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपना स्ट्रेटजी बनाकर करिए। एक पेज में 100 शब्द आ रहा है तो 7 पेज में 700 शब्द आ जाता है। ठीक है, ये हो गई बात। अब बात करते हैं मैप या डायग्राम की। कुछ लोग कहते हैं मैप बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, तो जहां जरूरत हो बिल्कुल बनाइए। जैसे बाढ़ के निबंध में बनाइए, सूखा के निबंध में बनाइए, कृषि में बनाइए, आतंकवाद बनाइए। कहाँ कहाँ आतंकवाद है भैया? पंजाब में बहुत आतंकवाद है, कि कश्मीर में आतंकवाद है, यहाँ से इशारा कर लीजिए। जो प्रभावित हो, दक्षिण में कहीं हुआ हो वहां प्रभावित कर लीजिए। पूर्वोत्तर में असम वगैरह में उल्फा आतंकवादी और कौन कौन से हैं, विद्रोही संगठन वगैरह हैं, वहां पे इशारा कर दीजिए। बाढ़ है, दिखा दीजिए यहाँ गंगा, और उसके बाद जो है ब्रह्मपुत्र नदी वगैरह, ये सब चीजें यहाँ से दिखा दीजिए। पहाड़ वगैरह दिखाना हो तो इशारा कर दीजिए, यहाँ पे कौन सा पहाड़ है, कहाँ अमरकंटक है, यहाँ हिमालय को ऐसे बना दीजिए। और मैप की बात है, देखो वहां आर्टिस्ट की जरूरत नहीं है। मैप आपको अगर पूरा भारत का नहीं आ रहा है तो एक नॉर्मली गुजरात के यहाँ शुरू करके ऐसे ऐसे करते हुए कर दे, एग्जामिनर समझ जाएगा हाँ ये क्या कहना चाह रहा है। डायग्राम की बात है, त्रिभुज की तरह बना सकते हैं, 3 पॉइंट है, 4 है, चतुर्भुज बना दीजिए, वृत्त बना के कर दीजिए, चाहे ऐसे तीर वगैरह बना के कर दीजिए, इस तरह से करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। मानवी
प्राकृतिक क्या है, जैसे 2 पॉइंट लिखना है, इस तरह डायग्राम बना दिया आपने, आपदा का कारण लिख दिया, यहाँ मानवीय और प्राकृतिक कारण अपना लिखते जाओ पॉइंट पॉइंट, या इस तरह बना दिया, एक तरफ कारण हो गया एक तरफ समाधान हो गया, एक ऐसे ऐसे पॉइंट बना करके लिखते जाइए भाई, एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ एक तरफ कारण दिखा रहा है एक तरफ समाधान दिखाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ध्यान रखने की ये चीज है कि मैप या डायग्राम इन सब का प्रयोग एक निबंध में कोशिश करना चाहिए एक ही करें, और ज्यादा से ज्यादा करना है 2 कर सकते हैं। यदि एक में जैसे मैप बना दिया है तो दूसरे में डायग्राम न बनाए, या डायग्राम बना दिए तो मैप न बनाए। यदि बहुत जरूरी हो, लगे कि नहीं कम से कम 2 बना देते हैं, कोई बात नहीं 2 बना लो, तो एक में अपना डायग्राम बना लिया पहले दूसरे पेज पर, और लास्ट के आसपास 5वें 6वें पे दूसरा आप कोई एक मान लो भारत का मैप बना लिया, कोई तीर उर बना लिया, लास्ट में कुछ भी बना लो लास्ट पेज में, 2 से ज्यादा मत बनाइए, फिर जो है वो अच्छा नहीं लगता देखने में। ठीक है, अब आते हैं असली जिंदगी में। यहां पर आपको बहुत आनंद आने वाला है। बहुत दिनों से आप लोगों की डिमांड थी निबंध की क्लास एक दिखाया जाए, तो मैंने देखा बहुत से क्लास को कि लोग केवल भूमिका बना रहे हैं, 1.5 घंटा केवल लिखते चले जा रहे हैं बोर्ड पे पेन कापी लेकर के, कभी भी कोई निबंध लिख करके नहीं दिखाया ढंग का कि इस तरह से एक निबंध लिखना चाहिए या कहां से लिखना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक निबंध लिख करके ले आया हूं जो महिला सशक्तिकरण पर आधारित है, और इससे आप लोग सीख ले सकते हैं कि एक प्रभावकारी निबंध कैसे लिखा जाता है। इस निबंध में अगर पीसीएस में आ रहा है तो अगर इस तरह से आपने लेखन शैली बना के लिख दिया तो मान के चलिए कि 35 नंबर देने से कोई रोक नहीं सकता। अगर समीक्षा में बात करें तो समीक्षा में पीसीएस में तो 50 आता है, तो मान के चलो 40 प्लस ही आपको मिलने वाला है। समीक्षा में एक निबंध 40 नंबर पर आता है, अगर आपने लिख दिया 30 से 35 नंबर आराम से मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हर टॉपिक पे आप मेहनत करेंगे। निबंध बहुत मेहनत चीज है, ये निबंध 1500 रुपए देने में भी नहीं मिलने वाला है, ये मेरी खुद की मेहनत है जो मैंने लिखा है। समझ में आई? इसी तरह मैं चाहता हूं कि आप भी मेहनत करें, रेडीमेड कहीं से तलाशने की जरूरत नहीं है, स्रोत मैं बता दूंगा कहां से आपको मेहनत करना है, आप करिए तो सही, एक बार लिखना शुरू करो सब आ जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, महिला सशक्तिकरण एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा हर दूसरे तीसरे साल रिपीट होता रहता है। टॉपिक कई तरीके से पूछा जाता है, महिला सशक्तिकरण की ओर पूछ दिया, महिलाओं के खिलाफ हिंसा की प्रवृत्ति क्या है उसके ऊपर पूछ दिया जाता है, या महिला सशक्तिकरण की दशा व दिशा क्या है, महिलाओं का देश निर्माण समाज निर्माण या परिवार निर्माण में क्या भूमिका है। तो इन सब तरह से आपको कई तरह से घुमा फिरा कर पूछ सकता है। कोई भी निबंध आप इस प्रकार से तैयार करिए कि एक निबंध पढ़िए तो आपको अगर निबंध घुमा फिरा के किसी भी तरह से पूछे, जैसे ये है निबंध, इसमें देखो 4 1 2 3 4 तरीके के लिखे हैं, और इन चारों को मैंने समाहित कर दिया है एक ही निबंध में। जैसा निबंध आएगा प्रश्न पत्र में वैसा निबंध हम इसमें से चयन कर लेंगे। बाकी ये निबंध तो मैंने लिखा है 5.5 पेज में, लेकिन ये वास्तव में अगर 1000 शब्दों से कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने सारी कुछ को समाहित कर दिया है। आप अपनी सुविधा अनुसार बाद में अपना कटपिट कर लीजिए उसमें। जैसे महिलाओं के खिलाफ हिंसा की बात करें तो हिंसा वाला 2 पैराग्राफ है उसको हटा सकते हैं आप, अगर हिंसा पूछ रहा है तो उसको वहां पे ऐड कर सकते हैं। चलिए, जयशंकर प्रसाद की ये तो आपने पढ़ा ही होगा, सबने पढ़ा होगा, लग रहा होगा सभी लिखते हैं। अरे सभी लिखने से क्या होता है, जो सही चीज है जयशंकर प्रसाद कोई थोड़ी मना कर सकता है। आप पॉइंट कोई चीज लिख रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है ये मायने रखता है। बाकी तो ये लाखों लोग पढ़े होंगे, करोड़ों लोग पढ़े होंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है कि अन्य भी लिख रहा है यही चीज। तो चलिए शुरू करते हैं महिला सशक्तिकरण पर एक बेहतरीन निबंध, और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा और अच्छा लगेगा। तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, यूं पीयूष सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद ने। कितना अच्छा लिखा है। अब बढ़ते हैं आगे भूमिका की तरफ। तो आप इस तरह से भी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, किसी के कथन से शुरुआत कर सकते हैं, किसी सूक्त से शुरुआत कर सकते हैं। अब भूमिका का चालू होता है, इसी को कहते हैं
प्रवेश द्वार, भव्य प्रवेश द्वार। ये है प्रवेश द्वार। यहां से प्रवेश करने पे मन खुश होना चाहिए एक जानवर का। चलो, महिला सशक्तिकरण पर हम लोग भूमिका को देख रहे हैं। नारी शक्ति अपनी रचनात्मक व सृजनात्मक कौशल क्षमता के रूप में सृष्टि का आधार रही है। मानव समाज ने उसकी इस सृजन क्षमता के समक्ष नतमस्तक होकर उसमें देवत्व का आरोपण कर उसे पूजनीय बनाया। किंतु इसका एक त्रासद पहलू यह भी है कि वास्तविक धरातल पर इसी मानव समाज ने उसे पीड़ा व प्रताड़ना के साथ दलित भी बनाया। अतः आज दुनिया की इस आधी आबादी को उसका हक व सम्मान दिलाने हेतु समाज को प्रतिबद्धता दिखानी होगी और सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक दृष्टि से उसे अधिकार देने होंगे। यही सशक्तिकरण का मूल बिंदु होगा। कोई भी समाज अपनी आधी आबादी को उपेक्षित, प्रताड़ित व दलित बनाकर अपने संपूर्ण विकास का दावा नहीं कर सकता, अर्थात ये बेईमानी होगा। टुवर्ड इक्वालिटी का एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि संस्थागत तौर पर सबसे बड़ी अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी महिलाओं का राजनीति में असर नाम मात्र का है। महिला सशक्तिकरण की सशक्त पहल निर्णय लेने की स्वतंत्रता से है। यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस के अनुसार महिला सशक्तिकरण के कुल 5 घटक हैं। ये देखिए, एक घर की तरह बना लिया, 5 पॉइंट डालना है, घर भी बन गया और यहाँ पे महिला और एक बच्ची का आप बना दीजिए लोगो टाइप का। तो पहला पॉइंट है, यहाँ पे पहला पॉइंट है अवसर तथा संसाधन तक पहुंच। दूसरा है विकल्प रखने व निर्धारित करने का अधिकार। तीसरा है महिलाओं में आत्ममूल्यांकन की क्षमता। आत्ममूल्यांकन की क्षमता। यहां पर आ गया चौथा पॉइंट, सामाजिक परिवर्तन की दिशा को प्रभावित करने की योग्यता, अपने जीवन को नियंत्रित करने की शक्ति। ये हो गया 5 पॉइंट। यहां थोड़ा स्पेस की कमी बढ़ गई है। आप यहां पे चूंकि ज्यादा पॉइंट मैंने डाल दिया तो यहाँ पे स्पेस की कमी हो गई, इसलिए मैंने छोटे में बना दिया। आप थोड़ा सा फैला करके बड़े में बनाइएगा, ठीक है। तो ये हो गया शुरुआत। देखिए, प्रस्तावना ही इतना जबरदस्त है कि पढ़ने के बाद मन रोमांचित हो जा रहा है। क्या बात है, बिल्कुल पूरा निबंध समाहित हो गया है इसमें। ऐसा लग रहा है कि एक ही पैराग्राफ में पूरी की पूरी बात हम लोगों ने कह दिया है महिला सशक्तिकरण के बारे में, ठीक है। उसकी बड़ाई भी कर दिया, तारीफ भी कर दिया, उसकी स्थिति पर जो है हमने पीड़ा भी प्रकट कर दिया और उसे क्या क्या सम्मान मिलना चाहिए उसकी भी चर्चा कर दिया और आगे क्या होना चाहिए, क्या नियम कानून है उस पर भी हम लोगों ने चर्चा कर दिया। अब बढ़ते हैं आगे। भारत में तो आगे के पैराग्राफ देखिए, यहां पे आने के बाद पैराग्राफ चेंज हो गया। भारत की बात करना शुरू कर देते हैं। अपने देश में स्थिति क्या है। भारत में तो पौराणिक काल से ही नार्यस्तु यत्र पूज्यते रमन्ते तत्र देवता का सूत्रवाक्य मान्य है। गार्गी, घोषा, अपाला, रजिया सुल्तान, लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, सरोजनी नायडू, मैडम भीकाजी इत्यादि का उदाहरण हम भारतीय समाज में नारी के व्यक्तित्व, उत्कृष्टता और पुरुष के समान उनकी सामर्थ्य का बखान तो करते हैं, परंतु आजादी के 75 साल बाद भी आज परिवार में भोजन, वस्त्र, शिक्षा, राजनीति व अन्य सार्वजनिक गतिविधियों में उसके साथ भेदभाव किया जाता है। आज पुरुष प्रधान समाज में नारी सहमी, कुचली, दुबकी, शोषित और लुटी हुई जिंदगी जी रही है। गुप्त जी ने नारी की स्थिति पर सत्य ही कहा है, अबला नारी हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो आपने यहाँ इस पैराग्राफ में क्या देखा। देखिए, महिलाओं का उदाहरण में प्राचीन काल से लेकर के मध्यकालीन इतिहास तक की चर्चा हुआ। उसके बाद आधुनिक से साथ साथ जो है हम लोगों ने इसमें सारी चर्चा लगभग कर दी है। स्त्री की स्थिति बता दिए, क्या स्थिति है वर्तमान में, क्या स्थिति है, कैसा भेदभाव किया जा रहा है, इन सब के बारे में हमने चर्चा कर दिया। यहाँ एक कोटेशन दे दिया गुप्त जी का, तो और खूबसूरत हो गया है पैराग्राफ। उसके बाद फिर पैरा हम लोग चेंज करते हैं, फिर आते हैं आज देश में महिलाओं और बच्चियों के साथ बढ़ती हिंसा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हिंसा की चर्चा हो जा रही है, ठीक है।
अब महिला सशक्तिकरण की कोई बात करेगा, निबंध पूछेगा, तब कोशिश करिएगा इसमें से 2-3 लाइन आप यूज करिए, बाकी जो है हटा दीजिए। 2-3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन यूज कर लीजिए, क्योंकि आपसे महिला सशक्तिकरण की बात कर रहा है, न कि महिला के प्रति हिंसा या अपराध की बात कर रहा है। तो ये देखिए 2 पैराग्राफ है, यहां से आप केवल 3-4 लाइन यूज करिए, अन्यथा शब्द सीमा बहुत ज्यादा हो जाएगी और आपका निबंध छूट जाएगा। फिर बात कर लेते हैं, आज देश में महिलाओं और बच्चियों के साथ बढ़ती हिंसा व अपराध एक सभ्य समाज के लिए गंभीर समस्या या खतरा बन चुका है। बच्चियों से लेकर वृद्ध महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं सुनकर रूह कांप जाती है। आज महिलाएं घर से लेकर बाहर तक कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हाल ही में घटित बलात्कार की घटनाएं, चाहे वह अलीगढ़ की 2 साल की मासूम बच्ची हो या जम्मू कश्मीर के कठुआ की 8 वर्ष की बच्ची, चाहे निर्भया कांड हो या हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ कांड हो। अभी हाल ही में 2024 में ही फरवरी या जनवरी की घटना है, दुमका झारखंड में स्पेन, जो कि एक विदेशी महिला थी, टेंट में रुकी हुई थी अपने पति के साथ, 4-5 लोग आए बदतमीज लोग और उसके साथ दुष्कर्म किया। इन सभी घटनाओं ने न केवल देश को झकझोरा बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को शर्मसार किया और अतिथि देवो भवः की जो भारतीय परंपरा है इसको भी शर्मसार किया। इन घटनाओं से आज सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि हर बेटी का माँ बाप, भाई बहन डरा हुआ है। ऊपर से त्वरित कार्रवाई न होना इसमें कोढ़ में खाज बढ़ाने के समान है। आखिर कब तक सहेंगी महिलाएं इस समाज में जुर्म? क्या इस देश में महिलाओं का कोई स्थान नहीं है? ऐसे तमाम प्रश्न हैं जिनका संतोषजनक उत्तर किसी स्तर से नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां याद आती हैं। नारी पर नर का कितना अत्याचार है, लगता है विद्रोह मात्र अब उसका प्रतिकार है। तो यहाँ पे हम लोगों ने हिंसा के रूप, उन सब का असर क्या होता है और कुछ हमने पुराने से लेकर के नए करंट से रिलेटेड करके घटनाओं को हमने जिक्र कर दिया। यहां मजा आ जाएगा एग्जाम में पढ़ करके, हाँ लड़का अपडेट है चीजों से, ठीक है। और कानून की स्थिति क्या है, क्यों ये अपराध रुक नहीं रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, उन सब का भी जिक्र कर दिया और यहाँ पे एक कोटेशन भी दे दिया मैथिली शरण गुप्त का। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया या आपको नहीं लिखना है, मैंने आपके लिए ये दोनों रखा है कि आप चाहे एक लिखिए, ये लिख दीजिए, जो अच्छा लगे वो लिख दीजिए। कौन जिस्म से आगे देखे औरत को, सबकी आंखें गिरवी है इस नगरी में। तो यहाँ पे आपको इस तरह या नहीं लिखना है, ये दोनों विकल्प है, दोनों में जो अच्छा लगे, जो कोटेशन एकदम फिट बैठे, आप उसको वहां पे ऐड कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, ये विस्तार चल रहा है। मुख्य प्रस्तावना या भूमिका तो एक ही पैराम होता है जी ना। प्रस्तावना और पैरा के बाद मुख्य भाग आता है जिसमें विस्तार किया जाता है निबंध का, सारी समस्या, कारण, उन सब से चीजों से प्रगति कितनी हुई है, क्या, ये सब चीजें हम लोग विस्तार से आगे बढ़ते हैं। अगला पैरा है, वास्तव में आज की स्त्री में छटपटाहट है आगे बढ़ने की। कैसी छटपटाहट है? आगे बढ़ने की, जीवन व समाज के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ कर गुजरने की, अपने अविराम अथक परिश्रम से पूरी दुनिया में एक नया सवेरा लाने की और एक ऐसी सशक्त इबारत लिखने की जिसमें महिलाओं को अबला के रूप में न देखा जाए। वास्तव में भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में व्याप्त पुरुष प्रधान समाज ने एक ऐसी सामाजिक संरचना निर्मित की है जिसमें प्रत्येक निर्णय लेने संबंधी अधिकार पुरुषों के पास सीमित रहे हैं। आदिम समाज से लेकर आधुनिक समाज, आदिम समाज से लेकर आधुनिक समाज तक आधी दुनिया के प्रति ऐसा भेदभावपूर्ण नजरिया रखा गया है जिसने कभी भी स्त्रियों को एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया। अतः आज आवश्यकता है एक एक नारी को सुभाष चंद्र बोस की इस पंक्ति से प्रेरणा लेने की कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो हमारी महिलाएं बहनें
नहीं कर सकती। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का भी कहना था कि मैं किसी समुदाय की प्रगति महिलाओं ने जो प्रगति हासिल की है उससे मापता हूं, किंतु वर्तमान परिदृश्य में उक्त कथन की सत्यता में संदिग्धता नजर आता है। यदि वास्तव में महिलाओं की स्थिति को ऊंचा करना है तो संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत लिंग आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया जाए। अनुच्छेद 23 के तहत वेश्यावृत्ति का अंत कर नारी की गरिमा की सुरक्षा की जाए। साथ ही देश की संसद व राज्य विधानसभाओं में 1/3 महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। वहीं समाज को अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा, अपने संस्कार बदलने होंगे, महिलाओं को प्राप्त नैसर्गिक विशेषताओं का सम्मान करना होगा, तभी हम एक प्रगतिशील समाज व समुदाय का निर्माण कर सकेंगे। तो आपने देखा इस पेज में कि महिलाएं करना क्या चाहती हैं, उनके साथ हो क्या रहा है, भारत के साथ साथ विश्व में ऐसी स्थिति क्या बनी हुई है जिससे महिला सशक्तिकरण में व्यवधान पैदा हो रहा है। आदिम समाज यानी प्राचीन समय से लेकर आधुनिक समय तक ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है, इन सब का हमने चर्चा किया। साथ ही सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसे ऐतिहासिक या महानुभावों का हमने स्टेटमेंट भी दे दिया कि इन्होंने महिलाओं के प्रति क्या कहा है। इन सब चीजों को, ये सब चीजें आकर्षित करती हैं किसी की स्टेटमेंट, तो ये सब डालना बहुत जरूरी होता है। तो इन सब का कह दिया। अंबेडकर जी ने क्या कहा है, अंबेडकर जी ने कहा है और अंबेडकर जी के साथ संविधान का भी जिक्र कर दिया। तो यहाँ पे देखिए दोनों किस प्रकार से कनेक्ट हो गए हैं। अंबेडकर जी संविधान निर्माता के रूप में कहे जाते हैं और इनके साथ इनका स्टेटमेंट भी हो गया और संविधान की भी चर्चा हो गई। खूबसूरत हो गया ना, सोने पे सुहागा इसी को कहते हैं। ठीक है, फिर संसद में महिलाओं का स्थान, विधानसभा में क्या है, इन सब चीजों पे हमने चर्चा कर दिया। अपनी सोच, समाज की सोच को बदलना होगा, दायरा को बढ़ाना होगा, अपने संस्कार बदलने होंगे। मीन्स जैसे ये सब बलात्कार की घटनाएं या छेड़छाड़ की है, तो भाई कोई संस्कार अगर अच्छा मिलेगा तो ऐसा करेगा नहीं, लेकिन पढ़ाई लिखाई अगर कोई किया नहीं है, अनपढ़ है, उसको संस्कार अच्छा नहीं मिल रहा है, तो वही ये सब हरकतें आजकल ज्यादातर कर रहे हैं। जो भी घटनाएं हो रही हैं जागरूकता के अभाव के कारण हो रहा है। इन सब को करने वाले भी जब पकड़े जाते हैं तो पता चलता है कि हाँ, उसी तरह के लोग हैं जो ऐसे कुकर्म करते हैं। बाकी महिलाओं को प्राप्त नैसर्गिक विशेषताओं का, यानी जो प्राकृतिक विशेषता उनको मिला है, शारीरिक उनका जो बनावट है, उसको भी लेकर के लोगों का कमेंट करना, बदतमीजी करना, ये सब चीजें जो है बदलना होगा, सोच बदलना होगा। मैं तो कहता हूं कि उन बदतमीजों को पहले सोचना चाहिए कि अपने घर में भी बहन है, माँ है, अगर कोई बाहरी आदमी हमारी बहन के साथ ऐसा करता है तो क्या होगा। अगर इस तरह का भी सोच अपने मन में लाए तो आदमी वो सहम जाता है कि हाँ यार, मेरे घर में भी औरतें हैं, महिलाएं हैं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कल को अगर हमारी बहन के साथ, हमारी माँ के साथ, हमारी किसी रिश्तेदार के साथ कोई ऐसा कर रहा है तो मुझे कैसा लगेगा। अगर ऐसा सोच ले तो वहीं पर रुक जाएगा। बाकी कुछ मानसिक रूप से विकृत होते हैं, उनकी बात ही छोड़ दिया जाए तो उनका इलाज सरकार अच्छे से करेगी, वो हमारी चिंता नहीं है। बाकी रही बात है महिलाओं को देखना, देखना और छेड़ना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। खूबसूरत महिला है तो उसको देखने में बुराई नहीं है, लेकिन वहां पे बदतमीजी करना बहुत बुरी बात है। महिलाएं पुरुषों को देखती हैं, कोई भी सुंदर है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो हम इंसान हैं। महिला को पुरुष अट्रैक्ट करती है, पुरुष को महिला अट्रैक्ट करती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप बदतमीजी पे उतर आए। सुंदर है कोई, आपको सुंदर लग रहा है, देखिए, कोई भी, सभी देखते हैं, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि देखने का तरीका क्या होता है। एक बदतमीजी का तरीका क्या होता है, देखने का तरीका होता है, उनमें अंतर होता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा, दायरा बढ़ाना होगा, सोच का, संस्कार बिल्कुल बदलना होगा और इन सब चीजों का सम्मान करना होगा, तभी हम प्रगतिशील समाज व समुदाय का निर्माण कर सकते हैं। ये सब सारी बातें हो गई, कमियां हो गई। अब बात करते हैं, क्या भाई सरकार ने कुछ किया ही नहीं? ऐसा तो है ही नहीं, सरकार ने कुछ नहीं किया। बिल्कुल आप बुराई करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार
ने महिला सशक्तिकरण दिशा में प्रयास नहीं किया है। सरकार ने इस दिशा में निम्नवत प्रयास किया है। राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र और शैक्षिक क्षेत्र में देख लेते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में जैसे स्थानीय निकायों में 33 से लेकर 50% तक का आरक्षण है। नए संसद भवन में महिला आरक्षण विधेयक 2024 प्रस्तुत किया गया है, अभी आप सभी को पता ही है। राष्ट्रीय एवं राज्य महिला आयोग का भी गठन हो चुका है। त्वरित फास्ट ट्रैक आदि का भी गठन हो गया है। महिला ब्रांड एम्बेसडरों की नियुक्ति किया जा रहा है। और आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो मनरेगा में आरक्षण महिलाओं को है। उज्ज्वला योजना में है। महिला समृद्धि योजना, स्टैंड अप इंडिया के तहत ऋण है। मुद्रा योजना के तहत 70% लोन महिला उद्यमियों को दिया जा रहा है। वही आर्थिक शैक्षिक क्षेत्र की बात करें तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा से शुरू किया था। महिला सुरक्षा टोल फ्री नंबर, महिला बस पुलिस आदि है। कन्या विद्या धन योजना, बालिका छात्रवृत्ति योजना, कस्तूरबा गांधी योजना, महिला कॉलेज विश्वविद्यालय इत्यादि योजनाएं चल रही हैं। वहीं लिंगानुपात के लिए भी सरकार इस दिशा में प्रयासरत है। इसके अतिरिक्त ट्रिपल तलाक, यौन हिंसा रोकथाम विधेयक, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, 1090, 1030 निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर, महिला न्यायालय, सेना कमीशन में महिलाओं की नियुक्ति इत्यादि की स्थापना की गई है। वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ वीमेन इन एग्रीकल्चर, यूएन वीमेन विंग मानवाधिकार आयोग इत्यादि उल्लेखनीय कार्य महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा से ही संबंधित है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि सरकार के द्वारा क्या महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो हमने देख लिया राजनीतिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में देख लिया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला सुरक्षा टोल फ्री योजना, फिर महिलाओं के लिए महिला बस भी चल रहा है, ड्राइवर भी महिलाएं हो रही हैं, पुलिस की तैनाती वगैरह भी महिलाओं के लिए शैक्षिक स्थानों पर तैनाती की जाती है। कन्या विद्याधन, बालिका छात्रवृत्ति योजना आदि आदि हो गया। ये आर्थिक क्षेत्र के बारे में हमने चर्चा कर लिया। सरकार की तरफ से क्या प्रयास किया गया यहाँ पर हमने विस्तार चर्चा कर लिया। इन सब के परिणाम स्वरूप आज महिलाएं कहाँ पहुंची हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, न्यायाधीश, राजदूत इत्यादि पदों पर महिलाएं आसीन हुई हैं। वहीं सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, एम मैरी कॉम, साइना नेहवाल, अरुणिमा सिन्हा इत्यादि ने विश्व मंच पर अपना व देश का परचम लहराया है, जो महिला सशक्तिकरण की ओर इंगित करता है। आज ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं की पहुंच न हो। तो ये सब सरकारी प्रयास, सरकार के स्तर पर प्रयास के ही परिणाम स्वरूप हुए हैं और लगातार हो रहे हैं सुधार। तो आप लोग इन सब चीजों का चर्चा कर दिए। उसके बाद आते हैं, बहरहाल आज परिवार व समाज में महिलाओं के प्रति नजरिया बदल रहा है। अब लड़के व लड़कियों में भेदभाव समाप्त हो रहा है और महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का भी प्रयास किया जा रहा है, आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया जा रहा है। किंतु अभी भी कुछ महिलाओं की दयनीय स्थिति बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं, देखो महिला के प्रति जो पुरुषों का नजरिया है, सरकार का नजरिया है, क्या प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, महिलाओं की स्थिति के लिए महिलाएं भी जिम्मेदार हैं, उस पर भी हमें चर्चा करना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष या सरकार ही के ही अंदर कमी है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को पीछे करने में सिर्फ पुरुष मानसिकता का ही प्रभाव है, ऐसा कुछ भी नहीं है। महिलाओं को ही महिलाएं पीछे करती हैं, इसकी भी हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। कैसे? अभी भी कुछ महिलाओं की दयनीय स्थिति के लिए कहीं न कहीं खुद महिलाएं ही जिम्मेदार हैं। एक स्त्री जो स्वयं स्त्री है लेकिन जन्म के समय पुत्र की लालसा रखती है, समझ में आई बात? ऐसा आपने अपने दैनिक जीवन में भी, अपने आसपास भी सुना होगा कि एक औरत भी ये नहीं चाहती कि हमारी बेटी पैदा हो। फिलहाल 90% यही सोच है, अपवाद को छोड़ दिया जाए। एक स्त्री दूसरी स्त्री को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहती, यानी जलती है। एक स्त्री अगर अधिकारी बन गई, दूसरी अरे कैसे बन गई, अरे ये तो ऐसे कर रही, बड़ी अच्छी साड़ी पहन रही, कहां से आ रहा है पैसा, क्यों इतना आ रहा है, कैसे पीछे करें, ये सब सोचते रहते हैं। हर घर में ये समस्याएं हैं। आपको अपने घर की याद आ रही होगी, हो सकता है। एक माँ 20 वर्ष की वयस्क लड़की को शाम को घर से बाहर जाते समय
उसके 10 वर्ष के भाई को साथ भेजती है। किसके लिए? उसकी रक्षा के लिए। अब सोचिए, ये सोच ही है। हालांकि यहां मां की गलती नहीं है, मां चिंतित है, इस व्यवस्था से चिंतित है। अगर व्यवस्था सही हो, स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो, भय मुक्त हो, तो मां ऐसा करेगी ही नहीं। तो एक संतोष के लिए 10 वर्ष के बच्चे को साथ भेजती है, लेकिन एक सोच भी है। क्यों सोच है, उसके पीछे कारण क्या है, इसको तलाशने की जरूरत है। तो यहां पे आपने देखा, और ये भी हर घर में ये घटनाएं 90% हो रही हैं। ठीक है। अब इनके अलावा क्या समस्या है? इन सब के अतिरिक्त समाज की रूढ़वादी मानसिकता, बिल्कुल रूढ़वादी मानसिकता है। कुछ लोग, अरे जींस कैसे पहन ली, अरे ये कैसे पहन ली, अरे ऐसे कैसे, इतना तेज कैसे हंस दी, अरे इतना ऊंची आवाज में कैसे बात कर रही है, अरे आदमी आए हैं तुम कैसे बाहर निकल के आ गई, वगैरह वगैरह। तो वही है रूढ़वादी मानसिकता। कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन का अभाव है, बिल्कुल अभाव है। कभी कभी घटनाएं हो जाती हैं, पुलिस पहुंच नहीं पाती है समय पर, या एफआईआर कराने जाते हैं, थाने पे एफआईआर नहीं लिखा जाता है। शैक्षिक जागरूकता बहुत अनिवार्य है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो इस तरह की गलतियां होती रहती हैं। आर्थिक आत्मनिर्भरता का ना होना, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा नहीं रहेगा तो और असहाय रहेंगी महिलाएं। कोई भी कुछ भी करके चला जाएगा। थोड़ा पैसा रुपया रहेंगे तो उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है, मजबूती आती है। शारीरिक रूप से तो, मानसिक रूप से तो महिलाएं बहुत मजबूत होती हैं, लेकिन शारीरिक रूप से ये तो नेचर का देन है, पुरुषों के मुकाबले थोड़ा कमजोर होती हैं। ठीक है। उसका नाजायज फायदा भी कुछ लोग उठाते हैं। उसके बाद भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है महिलाओं के पीछे धकेलने में। राजनीतिक निष्क्रियता, बिल्कुल निष्क्रियता है। महिला आयोग बना दिया, मानवाधिकार आयोग बना दिया। वो लोग जो है एसी में बैठे हुए हैं, काजू उठा के खाते रहते हैं, फिर सोचते हैं क्या किया जाए, महिलाओं को उत्थान के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मूड में आया चलो ऐसा नियम बनाते हैं, महिलाओं को जींस पहनाते हैं। लड़कियां जींस पहने घूमे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, जींस पहनाओ, लेकिन उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखो, उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखिए। भाई कौन उनको सुरक्षा देगा? जींस पहनने के बाद तो यहाँ छेड़खानी किया जाता है, बुरा माना जाता है। स्कर्ट पहनने के बाद जो बदतमीजी किया जाता है। तो आप स्कर्ट पहनाओ या जींस पहनाओ, लेकिन उस काजू किशमिश वाले दुनिया से बाहर आइए, उस एसी रूम से बाहर आइए, थोड़ा सा समाज में जाइए। मानवाधिकार आयोग की बात है तो एक इंसान अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसके पीछे पड़ जाओ, तह तक जाइए। उसी तरह महिला आयोग के लिए भी है। केवल लड़कियों को जींस पहनाने से महिला सशक्तिकरण नहीं होगा। समाज में जो सोच है उसके बदलाव में भी आपको अहम भूमिका निभानी होगी। एसी के केबिन से बाहर निकलना होगा और जमीनी स्तर पे काम करना होगा। तो यही सब कारण है कि सशक्तिकरण के लिए उठाया गया कोई भी कदम निष्प्रभावी हो जाता है। अतः महिला सशक्तिकरण की गति को तीव्र करने के लिए आवश्यक है कि समाज की मानसिकता में परिवर्तन लाया जाए, जिसमें स्त्रियों को केवल पवित्र योनि तथा प्रजनन कोख से ऊपर उठकर देखा जाए। महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता, शैक्षिक जागरूकता, घर तथा परिवार के निर्णय में उचित व सम्मानजनक भागीदारी, कानूनी मजबूती तथा नीति निर्माण प्रक्रिया में उचित भागीदारी प्रदान की जाए। वहीं महिलाओं का जर्मनी, कनाडा आदि की तरह स्वयं दल आदि बनाया जाए तथा और मजबूती प्रदान किया जाए। हालांकि भारत में कुछ है, जैसे गुलाबी गैंग, बहुत ही बढ़िया स्वयं दल है, जहां भी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होता है ये लोग लाठी लेके पहुंच जाती हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। इतना जागरूकता तो आ ही जाना चाहिए। तो इस प्रकार के दलों को सरकार को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। उत्पीड़ित महिलाओं के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा पर्याप्त सहायता भी दिया जाना चाहिए तथा महिला स्वरोजगार को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। कह सकते हैं सुमित्रा नंद पंत ने बड़ी अच्छी बात कही है। योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठित, उसे तुम स्वतंत्र करो, वह रहे न नर पर अवसित। बिल्कुल स्वतंत्र करो, पवित्र योनि प्रजनन कोख से ऊपर उठ करके देखिए,
तभी महिलाओं का उत्थान होगा। उसे एक व्यक्ति के रूप में, एक विचार के रूप में, एक साथी के रूप में, एक दोस्त के रूप में समझने की कोशिश करिए। उसे केवल इस्तेमाल करने की वस्तु का सोच बदल दीजिए, क्योंकि महिलाएं नहीं है तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से निबंध लिखते हुए अंत में हम लोग पहुंचेंगे निष्कर्ष पर। और निष्कर्ष मैंने पहले ही बताया, सकारात्मक और आशावादी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बुराई करना शुरू कर दिया, नहीं, महिला सशक्तिकरण हो ही नहीं सकता है, बस थोड़ा बहुत काम कर दिया है फॉर्मेलिटी का, और सरकार कोई इस दिशा में न काम कर रही है, न लगता है कि कर पाएगी। इस तरह से निगेटिव बातें निष्कर्ष में नहीं की जाती हैं। हमेशा निष्कर्ष सकारात्मक और आशावादी होगा, उसी के साथ समाप्त होगा, और संपूर्ण निबंध का एक सार टाइप का होना चाहिए। जैसे निष्कर्ष हम लोग पढ़ते हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि केवल लंबे चौड़े भाषणों और वाद विवादों से ही महिला उत्थान संभव नहीं है। यदि हम सशक्तिकरण के संदर्भ में पीछे रहे तो विश्व की आधी ऊर्जा को समाज व विकास की मुख्यधारा से जोड़ने से वंचित रह जाएंगे। यद्यपि अभी तक इसके लिए बेहतर प्रयास हुआ है, किंतु अब प्रयास की दिशा समग्रता, संपूर्णता के साथ समावेशी प्रवृत्ति की होनी चाहिए। यदि भारत को सतत लक्ष्य 2030 व विश्व गुरु या विश्व महाशक्ति का लक्ष्य हासिल करना है तो उसे नारी शक्ति को पहचानना होगा, ताकि अगले वर्ष 8 मार्च 2025 को विश्व महिला दिवस अलग अंदाज में गर्व के साथ मनाया जा सके। इसके साथ अपना समाप्ति का चिन्ह बनाइए। विराम चिन्ह कहा जाता है, एंड सूचक है, समाप्ति सूचक चिन्ह है, तो इन सब का प्रयोग करिए। अब देखिए, ऐसा निष्कर्ष है जिसमें बिल्कुल एकदम सकारात्मक संदेश है, बात भी, व्यंग भी है, सुझाव भी है, और सकारात्मक और आशावादी सोच के साथ इसका एंड कर दिया गया है। तो इस तरह से आपने देखा निबंध, इसको बढ़िया से पढ़िए, और आपको स्रोत बताते हैं, किसी के पीछे मत भागिए, किसी के ऊपर आश्रित मत रहिए। ये मेरा मेहनत का निबंध बनाया गया है, मैंने मेहनत किया है, इसी तरह आपको भी मेहनत करना होगा। निबंध के स्रोत की बात करें तो ध्यान रखिएगा, एक तो योजना आती है, सरकारी किताब है, ज्यादा महंगी भी नहीं है, ग्रामीण वगैरह से संबंधित है, कुरुक्षेत्र। तो आप हर महीने का जरूरी नहीं लीजिए, लेकिन देखिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला योजना या कुरुक्षेत्र है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उसको खरीद लीजिए, 15-20 रुपए का मिलता है। बाकी तो एक आता था पेपर पहले, रोजगार जैसा आता था यार, वो 15 पेज का 15 दिन में दृष्टिकोण मंथन करके पेपर जैसा था, 15-15 दिन पे आता था। अब शायद ये बंद हो चुका है दृष्टिकोण मंथन। अगर मिल जाए तो बड़ा ही मजेदार ये पेपर है, जैसे एम्प्लॉयमेंट न्यूज आता था उसी तरह का आता था ये। इलाहाबाद में मैं रहता था तो वहां पे खरीदता था, सारे पेपरों का इसमें लिखा रहता था। तो यहाँ पे सारे पेपर का जो आता है एडिटोरियल वगैरह वो सब मिल जाता था, लेकिन अब शायद ये बंद कर दिया है, क्योंकि अच्छी चीज लोग लेते ही नहीं है, तो क्या करेगा आदमी, घाटा लग रहा है, बंद कर दिया। और इसके साथ साथ देखिए न्यूज़पेपर जैसे हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला वगैरह तुम्हें तो नहीं उतना अच्छा आता है, हिंदुस्तान दैनिक जागरण में भी ठीक ठाक कभी कभी आ जाता है, और जहां पेपर में जो भी आपको मिले एग्जाम की दृष्टि से। बाकी कोई अस्तरहीन किताब का नाम तो मैं लूंगा नहीं, पहले भी नहीं लेता था, क्योंकि मैं खुद मेहनत करता हूं, अब चाहता हूं कि आप भी मेहनत करें। और बाकी कोई समस्या होगा तो नंबर दिया है भाई, 24 घंटा में आप बात कर सकते हैं, किसी भी समय बात कर सकते हैं। आपके फ्यूचर के लिए मैं आपके साथ हूं 24 घंटा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में बहुत सारे शंकाओं का आपके समाधान हो गया होगा। बाकी कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और बाकी मैं क्या ही कहूं, ठीक है। चलिए मिलते हैं, और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, जरा इस YouTube चैनल को बढ़ाइए आगे, आपका चैनल है, अभी नया नया चैनल है, लोगों तक फैलाइए, ठीक है, हमको भी अच्छा लगे। आपसे गुरु दक्षिणा नहीं मांग रहे हैं, तो कम से कम आप यही काम कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।